गाय पर बाघिन का हमला, हाथी ने की गाय की रक्षा। एक घना जंगल था। जंगल में एक बाघिन रहती थी जिसका एक सेवक था बंदर। दूसरे जानवरों को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर बाघिन के पास लाना बंदर का काम था। यूं बंदर की बातों में आकर कई जानवर बाघिन का भोजन बन चुके थे। एक दिन बाघिन बंदर से कहती, सुन बंदर, आज मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से जाकर मेरे लिए एक अच्छा सा शिकार ढूंढ कर ला। जी रानी साहिबा, मैं यूं गया और यूं आया। ये कहकर बंदर शिकार ढूंढने निकल जाता है। बंदर को देखकर एक हिरन भागने लगती है। तब बंदर कहता है, अरे दोस्त, क्यों डर रहे हो? मैं मांसाहारी नहीं हूँ। अरे बाप रे, सारे जानवर यही सोचते हैं कि तुम पर यकीन करना खतरे से खाली नहीं है। तुम पर यकीन रखकर कई सारे जानवर गायब हो चुके हैं, इसीलिए सब तुमसे दूर रहने के लिए कह रहे हैं। सब मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो बहुत अच्छा हूँ। हा हा हा, अच्छे नहीं, तुम बस अच्छे होने का नाटक कर रहे हो। तुम जानवरों को प्यार से ले जाकर उन्हें धोखा दे रहे हो। ये कहकर हिरन वहां से चली जाती है। बंदर बाघिन के पास आकर कहता है, अरे बाप रे, सबको मुझ पर शक हो गया है। अब कोई भी मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं। अब कोई भी मेरे साथ आने के लिए डर रहा है और दूर भाग रहा है। मेरी चालसाजी सबको पता चल गई है। अब मैं आगे से किसी को भी यहाँ नहीं लेकर आऊँगा। मुझे छोड़ दो। हा 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 हा, अरे इतनी छोटी बात के लिए डर गए? अगर यहाँ के जानवर तुम पर विश्वास नहीं कर रहे तो तुम किसी नई जगह पर चले जाओ। वहाँ के जानवरों के साथ दोस्ती करने का नाटक करो, फिर उन्हें फंसाकर यहाँ ले आओ। मैं आराम से उन्हें खा लूँगी, ठीक है? जी, मैं नए इलाके में जाने की कोशिश करता हूँ। ये कहकर बंदर नए इलाके में जाता है और वहाँ वो घूम रहा था कि तभी उसकी नज़र हाथी और गाय पर पड़ती है। हाथी और गाय बहुत अच्छे दोस्त थे। वो जहाँ भी जाते मिलकर जाते और मिलजुल कर रहते थे। बंदर उनके पास जाकर कहता है, दोस्त, तुम दोनों को देखकर लगता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं भी तुम लोगों के साथ रह सकता हूँ। हाँ, आज से हम तीनों ही मिलजुल कर रहेंगे। यूँ कुछ दिन बीत जाते हैं। किसी को शक ना हो इसलिए बंदर उनके साथ अच्छे से मिलजुल कर रहने का नाटक कर रहा था। एक दिन बंदर अपने मन में सोचता है, चलो अच्छा हुआ, इन दोनों को मुझ पर यकीन हो गया। अब मैं गाय को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर यहाँ से ले जाऊंगा। यूं वो सोच ही रहा था कि तभी गाय कह दी, क्या बात है दोस्त, कुछ गहरी सोच में हो? मेरा एक पुराना दोस्त बहुत याद आ रहा है मुझे। उसे देखने का मन कर रहा है। मैं आज ही जाकर उसे देख आता हूँ, लेकिन अकेले जाने में डर लग रहा है। अरे दोस्त, डरो मत, हम दोनों हैं ना, मैं और हथनी भी तुम्हारे साथ चलेंगे। ठीक है दोस्त, तो फिर चलो जल्दी चलते हैं। यूं बंदर हाथी और गाय को लेकर बाघिन के पास आता है। बाघिन बंदर से कहती है, हाँ 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 दोस्त, तुम तो बहुत ही होशियार हो। तुम मेरे लिए एक अच्छा भोजन लेकर आए हो। आज मैं इस गाय पर हमला करूंगी और पेट भरकर इसे खाऊंगी। तुमने दोस्ती के नाम पर हमें धोखा दिया है। तुम मेरे दोस्त को इस बाघिन का भोजन बनाने लाए हो। मैं तुम्हें इसका सबक जरूर सिखाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, तुम कुछ नहीं कर सकती। ये कहकर बाघिन गाय पर हमला करने वाली थी कि हथनी और गाय वहां से बचकर भाग जाते। ये देख बाघिन कहती है, तुम दोनों जहाँ कहीं भी हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगी। वहीं दूसरी ओर हाथी और गाय एक जादुई पेड़ के पास पहुंचते। आज तो हम बाल बाल बच गए, लेकिन ये बाघिन और बंदर हमें ढूंढते हुए जरूर यहाँ तक आएंगे। कुछ भी हो, हमें उन्हें सबक सिखाना ही होगा। हाँ दोस्त, सही कहा तुमने, हमें उन्हें सबक सिखाना ही होगा, लेकिन इसके लिए हमें और भी शक्तिशाली होना होगा। मैं इस पेड़ के पास ही तपस्या करूंगी, अब भगवान ही हमें कोई ना कोई शक्ति देंगे। ये कहकर हाथी तपस्या करने लग जाती है। हथनी की तपस्या को देखकर जादुई पेड़ खुश हो जाता है और कहता है, बुराई को खत्म करने के लिए मैं हमेशा अच्छे लोगों का साथ देता हूँ। उस बाघिन को हराने के लिए मैं तुम्हें और शक्तियाँ देता हूँ। जरूरत पड़ने पर तुम मैमथ हथनी में बदल जाओगी और उसके बाद फिर से अपने रूप में आ जाओगी। जादुई पेड़ के ये कहते ही हथनी मैमथ हथनी में बदल जाती है
और थोड़ी देर बाद फिर से साधारण हथनी में बदल जाती कि तभी वहां पर बाघिन और बंदर आ जाते। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी हथनी। ये कहते हुए बाघिन गाय पर हमला करने की कोशिश करती कि तुरंत हथनी मैमथ में बदल जाती है और बाघिन पर हमला कर गाय को बचा लेती है। तब बंदर कहता है, मुझे माफ कर दो दोस्त, कहीं वो बाघिन मुझे मार ना दे, ये सोचकर मैं उसके सारे काम किया करता था। अब मैं एक अच्छा बंदर बनकर अपना जीवन गुजारना चाहता हूँ। ये कहकर बंदर वहां से चला जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मुसीबत के वक्त हम दोस्तों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन दोस्ती के नाम पर धोखा देना बुरी बात है। ये कहानी है उस समय की जब एक जंगल में सफेद शेर की देवता की तरह पूजा होती थी। काफी साल पहले की बात है। जंगल में काफी सूखा पड़ गया था और हर तरफ हाहाकार मचा था। तभी वहां सफेद शेर का एक झुंड आया। हिरन उन सफेद शेरों के झुंड को देखता है और बोलता है, अरे अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई। वैसे इस जंगल के जानवरों को सूखे ने मार डाला है। मुझे तुरंत ही जाकर हाथी दादा को बताना होगा। हिरन तुरंत भागकर जाता है जहाँ सारे जानवर थे और वो जंगल के सबसे बुजुर्ग हाथी दादा को बोलता है, अरे हाथी दादा जरा देखो उधर, क्या है वो। अरे क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हुए जा रहे हो। अरे दादा, एक मुसीबत कम थी जो अब दूसरी आ गई। देखो जरा वहाँ देखो, सफेद शेरों का एक झुंड आ रहा है। अब तक तो हम लोग सूखे के कारण मर रहे थे, अब तो ये शेर हमको छोड़ेंगे ही नहीं। अरे ये क्या बोल रहा है तू, लगता है जंगल में बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। चल जरा देखते हैं उस शेर को। हाथी दादा और जंगल के जानवर जाते हैं और जाकर दूर से शेर के झुंड को देखते हैं। तभी अचानक एक चमत्कार होता है। उन शेरों के झुंड में से एक शेर उस सूखी जमीन को खोदना शुरू कर देता है। देखते ही देखते उस पूरे जंगल में बारिश होना शुरू हो जाती है और सूखा जंगल हरा भरा हो जाता है। तभी सारे जानवर शेर के पास जाते हैं और बोलते हैं, हे शेर महाराज, आपके इस चमत्कार ने हमारे सूखे जंगल को हरा भरा कर दिया। अब हम जन्मों जन्मों तक आपकी पूजा करेंगे। आप हमारे साथ यहीं रहिए, हमारे महाराजा बनकर। तब वो सफेद शेर बोलता है, ठीक है, हम लोग आपके साथ ही जंगल में रहेंगे और हमेशा आपकी देखभाल करते रहेंगे। और फिर उस जंगल के सभी लोग सफेद शेरों की पूजा करने लगे, शेर को अपना महाराजा मानने लगे और उनके महाराजा का नाम वीरा था। और इस तरह कई साल बीत जाते। एक दिन जंगल में बंदर सारे जानवरों से बोलता है, अरे कई सालों से मैं अपने वीरा महाराज को देख रहा हूँ, ये तो कभी भी बूढ़े नहीं लगते। आखिर ऐसा क्या चमत्कार है। अरे तुझे नहीं पता क्या, मेरे दादाजी बताते थे कि हमारे वीरा महाराज कभी बूढ़े नहीं होते और ये कई पीढ़ियों से इस जंगल की देखभाल करते आ रहे हैं। इनमें एक जादुई शक्ति है, इसलिए वो इस जंगल के जानवरों की हमेशा रक्षा करते हैं और हम उन्हें इतना मानते हैं और इनकी पूजा करते हैं। जंगल में हंसी खुशी दिन बीत रहे थे कि तभी अचानक जंगल में काला डायनासोर आ गया। अरे वाह, ये जंगल तो बहुत ही सुंदर है और यहाँ के जानवर तो बहुत ही मोटे ताजे लग रहे हैं। लगता है मेरे खाने का इंतजाम हो गया। और फिर काला डायनासोर जानवरों का शिकार करने लगा। और एक दिन वो हिरन का शिकार करता है। तभी वहाँ वीरा जो सफेद शेर था वो आ जाता है। मैं तुमको यहाँ के जानवरों को खाने नहीं दूंगा, मैं तुमको आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ। तुम जैसे छछूंदरों से मैं नहीं डरता, जो करना है कर लो। तभी अचानक वीरा जोर से दहाड़ता है और एक बिजली गिरती है और वो काले डायनासोर पर जाकर गिर जाती है। लगता है ये बहुत ताकतवर है, अभी तो यहाँ से जाना ही उचित रहेगा। और फिर वो डायनासोर जंगल से चला जाता है और पास के जंगल में जाकर छुप जाता है। इधर वीरा शेर अपने जंगल के जानवरों को बोलता है, ये डायनासोर इतनी आसानी से नहीं मानने वाला, ये जरूर फिर लौट कर आएगा और हमको बहुत सावधान रहना होगा।
हम सब सफेद शेरों को पास के जंगलों में जाना है, क्योंकि वहाँ मेरे कुछ दोस्त मुसीबत में हैं। आप सब अपना ध्यान रखना, हम सब जल्द ही वापस आएंगे। ये सारी बातें चुपके से डायनासोर सुन लेता है। लगता है शेर जंगल में नहीं है, यही अच्छा समय है मेरे बाहर आने का। फिर डायनासोर बाहर आकर जानवरों को बोलता है, अब मैं यहाँ का राजा हूँ, अब तुम लोगों को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वो शेर मेरे डर से अपने झुंड को लेकर इस जंगल से हमेशा के लिए भाग गया। जंगल के सभी लोग उसके और उसके आतंक से बहुत परेशान हो गए थे। तभी अचानक वीरा शेर आ जाता और बोलता है, मैंने तुमको उस दिन अच्छे से समझाया था, पर तुम्हारी समझ में नहीं आया। गलत किया मैंने जो तुमको उस दिन खत्म ही नहीं किया। मैंने गलती की कि तुमको उस दिन खत्म नहीं किया। मुझे पता था कि हमारे जंगल में जो जानवर कम हो रहे हैं उसको तुम ही खा रहे। तुम सामने नहीं आ रहे थे और इसलिए हम लोगों ने जंगल से बाहर जाने का ये प्लान बनाया। अब आज तुम्हारा अंतिम दिन है। शेर महाराज उस पर आखिरी वार करते, जिससे डायनासोर उस वार से बच नहीं पाता और वो वहीं दम तोड़ देता है और आखिरकार बुराई का अंत होता है। गरीब नागिन माँ की बेटी, शेर माँ का कहर। एक बार की बात है, एक घना और सुंदर जंगल था। शेर की मौत के बाद जंगल की सारी जिम्मेदारी उसकी पत्नी रोमा पर आ जाती है। रोमा जंगल और अपने बेटे सिम्बा की जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी, पर यह बात शेर के भाई गब्बर को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो नहीं चाहता था कि रोमा जंगल की बागडोर संभाले। वो नफरत की आग में जल रहा था। वहीं दूसरी ओर उसी जंगल में एक नागिन अपनी बेटी के साथ रहती थी। नागिन अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन गब्बर अपने मन में सोचता है, मैं इस रोमा की बातों में हाँ मिलाते मिलाते थक गया हूँ। सारे जानवर उसी की वाह वाह कर रहे हैं। हम मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे रोमा और उसके बेटे को रास्ते से हटाना ही होगा। पर कैसे? काम ऐसा होना चाहिए जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यूं गब्बर सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर नागिन की बेटी और सिम्बा पर पड़ती है, जो बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों अपने बाकी दोस्तों के साथ खेल रहे थे। ये देख गब्बर को एक ख्याल आता है और वो रोमा के पास जाकर कहता है, रोमा, तुम सिम्बा को उस नागिन की बेटी के साथ खेलने मत दो। वो नागिन है नागिन, कभी भी मौका देखकर डस लेगी। अरे नहीं, वो दोनों अच्छे दोस्त हैं। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। अब मानना या ना मानना तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम्हारा बेटा, तुम्हारी मर्जी। मैं तो चला। यूं गब्बर रोमा के मन में शक का बीज बो देता है और वहां से चला जाता है। रोमा कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है और झट से सिम्बा के पास जाकर सिम्बा से कहती है, सिम्बा चलो घर चलते। ये सुनकर नागिन की बेटी कहती है, शेरनी, हमें कुछ और देर खेलने दीजिए। देखो, तुम मेरे बेटे से दूर रहा करो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, समझी? सिम्बा चलो यहाँ से। यूं शेरनी सिम्बा को लेकर वहां से चली जाती। नागिन की बेटी रोते हुए अपनी माँ के पास जाती और सारी बात उसे बताती है। बेटी, शेरनी पर ढेर सारी जिम्मेदारियां हैं। वो हमारी जंगल की रानी है। वो किसी बात को लेकर परेशान होंगी, इसीलिए तुम्हें डांट दिया। तुम शेरनी की बात का बुरा मत मानना, सब ठीक हो जाएगा। चलो, मैं तुम्हारे साथ खेलती हूँ। यूं वो अपनी बेटी का मन बहलाकर उसके साथ खेलने लग जाती। अगले दिन रोमा को किसी जरूरी काम से पास के जंगल जाना था। वो गब्बर को बुलाकर कहती है, गब्बर, मैं एक बहुत जरूरी काम से पास के जंगल जा रही हूँ। तुम तब तक सिम्बा का और जंगल का ख्याल रखना, मैं शाम तक आ जाऊंगी। ये सुनकर गब्बर मन ही मन खुश हो जाता है और कहता है, ठीक है रोमा, तुम आराम से जाओ, मैं सब संभाल लूंगा। ये सुनकर शेरनी वहां से चली जाती और सिम्बा गुफा में अकेला था। कुछ देर बाद गब्बर सिम्बा के पास आता है। अरे, आप यहाँ, कहिए क्या काम है? मैं तुझे तेरे पिता के पास भेजने के लिए आया हूँ।
मैं कब से इसी मौके का इंतजार कर रहा था। आज जाकर मेरा ये सपना पूरा होने वाला है। तेरी मौत को देख तेरी माँ खुद ब खुद सदमे में चली जाएगी और मर जाएगी। ये सुनकर सिम्बा चौंक जाता है और डर के मारे कहता है, देखो ये तुम गलत कर रहे हो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों तुम मेरी जान के दुश्मन बने हो? अगर ये बात माँ को पता चल गई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी। तेरी माँ को पता चलने से पहले ही तू इस दुनिया से जा चुका होगा। मैं तेरी मौत का सारा इल्जाम उस नागिन पर डाल दूंगा। तेरी माँ तेरे गम में पागल हो जाएगी और मर जाएगी। फिर मैं इस जंगल पर राज करूंगा। राजा बन जाऊंगा मैं इस जंगल का राजा। ये सुनकर सिम्बा डर के मारे वहां से भागने लगता है। गब्बर भी उसका पीछा कर रहा था। माँ, मुझे बचाओ, गब्बर मुझे मार डालेगा माँ। यूं चिल्लाते हुए सिम्बा भागे जा रहा था कि तभी नागिन उसे और गब्बर को देख लेती है। लगता है सिम्बा मुसीबत में, मुझे उसकी मदद करनी होगी। यूं सोचकर नागिन भी सिम्बा का पीछा करती। सिम्बा भागते भागते लकड़बग्घों के इलाके में चला जाता है। ये देखकर गब्बर और खुश हो जाता है और वहीं रुक जाता है और अपने मन में सोचता है, सिम्बा तूने मुझे एक बहुत बड़ा पाप करने से बचा लिया। तू खुद मौत के मुंह में चला गया। जो कोई भी इन लकड़बग्घों के इलाके में जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। यूं गब्बर खुश होकर वहां से चला जाता है। शाम को रोमा जब घर वापस आती है तो गब्बर नकली आंसू लिए हुए रोमा के पास जाता है और रोते हुए कहता है, रोमा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि तुम उस नागिन को अपने बच्चे से दूर रखो, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। नागिन ने तुम्हारे बच्चे को डस दिया। मैंने सिम्बा की जान बचाने की बहुत कोशिश करी पर नाकामयाब हो गया। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर रोमा एकदम से टूट जाती है। नागिन, ये तुमने अच्छा नहीं किया। आखिर मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा था? और मैं तेरी बेटी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिससे मैं अपने बेटे के गम पे तड़प रही हूँ ना, जैसे मैं अपने बेटे के गम में तड़प रही हूँ, तू भी वैसे ही तड़पेगी अपनी बेटी के गम में। तड़पेगी। तेरी बेटी को मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगी। यूं रोमा बोल ही रही थी कि तभी वो नागिन की बेटी वहां आती है। शेरनी जी, मेरी माँ सुबह से घर नहीं आई, मुझे बहुत डर लग रहा है। नागिन की बेटी को देखकर रोमा का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। तेरी माँ ने मेरे बेटे को मार दिया। मैं तुझे मारूंगी और अपने बेटे की मौत का बदला लूंगी। ये सुनकर नागिन की बेटी घबरा जाती। गब्बर मन ही मन खुश हो रहा था। रोमा नागिन की बेटी पर हमला करने ही वाली थी कि तभी वहां नागिन और सिम्बा आ जाते। गब्बर नागिन और सिम्बा को देखकर घबरा जाता है। नागिन रोमा को रोकते हुए कहती है, रुक जाओ शेरनी, अगर तुम्हें किसी को मारना है तो तुम गब्बर को मारो। उसने तुम्हारे बेटे की जान लेने की कोशिश की है। ये सुनकर शेरनी चौंक जाती है। हाँ माँ, गब्बर ने मुझे मारने की कोशिश की। मैं डरकर भागता हुआ लकड़बग्घों के इलाके में चला गया। अगर नागिन सही वक्त पर वहां नहीं आती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होता। गब्बर, मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे ही बेटे को मारने की कोशिश की। अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। गब्बर शेरनी के गुस्से को देखकर डर जाता है। हर शेरनी गुस्से से दहाड़ मारते हुए गब्बर पर हमला करती है। दोनों के बीच लड़ाई होती है। गब्बर शेरनी की ताकत के सामने कमजोर पड़ता है और मर जाता है। शेरनी, तुम इस जंगल की रानी हो। तुम्हें सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ नागिन, तुमने सही कहा। मुझे माफ कर दो। तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई और मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। यूं शेरनी और नागिन अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सुनहरा विशाल बाघ और मुकुट वाला शेर। जंगल में एक बाघ अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुशी खुशी जीवन गुजार रहा था कि एक दिन एक हाथी का बच्चा गड्ढे में गिर जाता है, जो एक बंदर देखता है। बंदर तुरंत भागते हुए जाकर बाघ से मदद मांगता है।
बाघ, जंगल में एक हाथी का बच्चा गड्ढे में गिर गया। कृपया करके तुम उसकी मदद करो। क्या हाथी का बच्चा गड्ढे में गिर गया? कहाँ है वो? मुझे वहाँ ले चलो। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, चलो मैं तुम्हें वो जगह बताता हूँ। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है? हम जानवर एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो और कौन देगा? यूं बाघ बंदर के साथ उस गड्ढे के पास जाता है। वो रहा वो गड्ढे में हाथी का बच्चा गिर गया है। ठीक है, मैं देखता हूँ। तुम एक काम करो। कहो, मुझे क्या करना होगा? मैं चुटकी में वो काम कर दूंगा। तुम जल्दी से जाकर एक बड़ी सी रस्सी ले आओ। मैं उस रस्सी को गड्ढे में डालकर उस हाथी के बच्चे को ऊपर खींच लूंगा। ठीक है, मैं अभी लाया। यूं बंदर जाकर बड़ी सी रस्सी लाता है। बाघ उस रस्सी को गड्ढे में डालकर हाथी के बच्चे को ऊपर खींच लेता है। ये देख जंगल के सारे जानवर बाघ की तारीफ करने लगते हैं। ये सब देख लोमड़ी जंगल के राजा शेर के पास जाकर कहती है, महाराज, मुझे आपसे एक बात कहनी है। क्या बात है? बताओ। पहले आप ये बताओ कि मेरी बात सुनने के बाद आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करोगे? नहीं, मैं गुस्सा नहीं करूँगा। बताओ। महाराज, आप इस जंगल के राजा हो, जानवरों को आपकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन जानवर उस बाघ की तारीफ कर रहे थे, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर जानवर ऐसे ही बाघ की तारीफ करते रहेंगे तो मुझे डर है कि कुछ दिनों बाद वो बाघ जंगल का राजा बनकर आपसे आपका मुकुट ना छीन ले। शेर को अपने मुकुट से बहुत लगाव था। वो हमेशा उसे पहन कर रखता था। मेरे रहते हुए इस जंगल में दूसरा राजा कैसे आ सकता है? मेरे पास इसका एक उपाय है। क्या उपाय है? बताओ। महाराज, आप उस बाघ को मार डालो, सब ठीक हो जाएगा। पर ये गलत है। अरे महाराज, राजनीति का एक हिस्सा यही है, इसमें कोई पाप कोई पुण्य नहीं होता। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। ये कहकर शेर गुस्से में जाकर बाघ की पत्नी और उसके बेटे को मार डालता है। और बाघ को खाई में धकेल देता है और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर खाई में गिरे बाघ को एक स्वामी जी बचा लेते हैं। वो उसका इलाज करते हैं और कहते हैं, तुम कौन हो? यहाँ कैसे आए? स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जंगल के राजा शेर ने खाई में गिरा दिया था। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। उस घमंडी शेर ने मेरी पत्नी और मेरे बेटे को भी मार डाला। कृपया करके आप मुझे वो शक्ति दीजिए जिससे कि मैं उस शेर को सबक सिखा सकूं। अवश्य मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दूंगा जिससे तुम बहुत ही शक्तिशाली और विशाल बन जाओगे। स्वामी जी के कहते ही बाघ एक विशाल सुनहरे बाघ में बदल जाता है। ये देख लोमड़ी फिर से शेर के पास जाती है और कहती है, महाराज, महाराज, जंगल में एक विशाल सुनहरा बाघ आया। उसने हमला कर दिया और वो जानवरों को बेरहमी से मार रहा है। आप कुछ कीजिए। हमारे जंगल में, और वो भी विशाल सुनहरा बाघ? महाराज, वो बाघ कोई और नहीं बल्कि जिस बाघ को आपने खाई में गिराया था ना, वही विशाल सुनहरा बाघ में बदल गया है। और अब वो कैसे बदला ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो आपसे बदला लेने, आपको मारने जरूर आ रहा है। आप ये जंगल छोड़कर चले जाइए, नहीं तो वो आपको मार डालेगा। अगर मैंने उस दिन तुम्हारी बात नहीं मानी होती तो आज मैं ये दिन नहीं देख रहा होता। मुझे इसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। यो शेर बोल ही रहा था कि वहाँ विशाल सुनहरा बाघ आता है। महाराज, मैंने आपको एक न्याय प्रिय राजा समझा था, लेकिन आपने मेरे मामले में ऐसा क्यों किया ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरे बेटे और मेरी पत्नी को मारने की वजह क्या थी, मुझे ये जानना है। मुझे माफ कर दो बाघ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम मुझे मार कर इस मुकुट को अपना लो और इस जंगल के राजा बन जाओ। इस लोमड़ी ने मेरे दिमाग में तुम्हारे खिलाफ नफरत भर दी थी और मुझे ये सब करने पर मजबूर कर दिया। मैंने गलत बातें सुनकर गलत व्यवहार किया, पर मेरी एक आखिरी इच्छा है, मैं इस लोमड़ी को मार दूंगा, फिर तुम मुझे जो चाहे वो सजा दे सकते हो। ये कहकर शेर लोमड़ी को मार देता है। महाराज, आप इस जंगल के राजा हो। अगर आप ही गलत बातों में आकर गलत फैसला लोगे तो परिणाम भी ऐसे ही होंगे।
आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। आपको मैं अब कुछ नहीं कहूँगा, अब मैं चलता हूँ। ये कहकर वो विशाल सुनहरा बाघ शेर की गलती को माफ कर कर वहाँ से चला जाता है।